पीड़ा, उसके दर्द के बदले में हम कुछ नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो चलती है संकल्पना, ये हमें लगता है मध्य प्रदेश में पहला है, अविराट हॉस्पिस के नाम से है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो शायद वो देख चुके होंगे वो जगह, और वो भी टोटल निःशुल्क है। एक फैमिली मेंबर भी उनके साथ रहता है, और उसमें हमने एडमिशन जो है, चाहे स्कूल में और चाहे हॉस्पिस में, हमने ये नहीं क्राइटेरिया बना रखा है कि सिर्फ गरीब तबके के लोग ही हैं, क्योंकि चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, दोनों से पीड़ित अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। एक तो होते हैं पैसे होते हैं लेकिन समय नहीं होता है, और दूसरे उसमें भी है, स्वास्थ्य में भी है कि पैसे होते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते हैं वहां पे। और वहां हॉस्पिस में आपको पूरी निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं, और आपको जो हॉस्पिस जो है ना, वो आपको हॉस्पिटल जैसा जरा भी नहीं लगेगा। अगर जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोग को जरा भी समय मिले तो कभी वो जाकर आप देखें कि वो हॉस्पिस हॉस्पिटल के जैसा नहीं लगता है। वहां पे आपका जस्ट एक होमली एटमॉस्फेयर रहता है, आपका सुबह मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। और वहां का संचालन जो हमारी दीदी करती हैं, साध्वी ज्ञानश्री दीदी, जो हमारी ब्रह्मऋषि मिशन समिति की प्रेसिडेंट भी है, और यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रह्मऋषि मिशन समिति के सेक्रेटरी डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी भी हैं, जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर भी हैं समिति के। तो जैसा कि भैया अभी बता रहे थे कि हमारे शरीर में सारे तंत्र हैं, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम, चाहे कोई सिस्टम हो, सारे के सबके, अगर हम जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, सभी के सेल्स भी अलग अलग डिफरेंट होते हैं। हर एक सेल्स में एक ऊर्जा का केंद्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, सब कुछ होता है। कुछ प्रोटीन बनाते हैं, कुछ ऊर्जा का संचार करते हैं। हर एक सेल में ऐसा नहीं है कि जहां पे ऊर्जा जो होती है एक ही चीज हो, जगह वो होती है, नहीं, हर एक सेल में ऊर्जा का केंद्र होता है। तो जैसे भैया ने बताया है ये कि हमारा मनुष्य, एक मनुष्य भी अगर कुछ भी कोई भी कार्य करता है तो वो सिर्फ अपने घर या अपने परिवार तक सीमित नहीं रहता है, वो हमारे उस समाज, उस नगर, उस देश और राष्ट्र की तक सेवा करता है। तो जैसे एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया अगर ऊर्जा का संचार कर सकता है, तो जितने सारे हमारे लोग, प्रति व्यक्ति हैं, जो भी कार्य करते हो आप लोग, चाहे किसी भी समाज, कोई भी, जैसे भैया ने बताया, गनोरे जी ने, प्लांट फॉर पीस का कार्य करते हैं। तो ये भी एक समाज की सहभागिता है कि समाज के लिए। अब भगवान ने सबको बुद्धि तो अलग अलग दिया है, ऐसा तो है नहीं, और अच्छी बात है। हम कहते हैं अगर एक घर में 4 बेटे रहते हैं, अगर एक सब इंजीनियर बन जाएंगे, तो ऐसा थोड़े है कि इंजीनियर बन जाएंगे सब, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अधिकारी बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है। बुद्धि सबकी अलग अलग होती है, सभी, मतलब कहते हैं कि बुद्धि भेद जरूर हो, लेकिन मन भेद ऐसा नहीं होना चाहिए आपको, चाहे हम किसी भी परिवार से हो, किसी भी समाज से हो। अब आप देखिए कि हमारा शरीर ही है, अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर, इंसान के अंदर, मतलब कि एक, मतलब कॉमन एक बात होती है संग्रह की। अगर हम अपने शरीर को ही देखें, कोई थाली में सामने भोजन लगा रखा जाता है थाली में, तो वो थाली में एक भोजन आपके सामने, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सब कुछ रखती है, लेकिन वो थाली तक पहुंचने तक भोजन जो है, ना जाने कितने लोगों का सहयोग होता है। खेत में काम करने वाला जो मजदूर होता है, वो काटता है गेहूं, धान, सारा चीज। टाइम हो गया भैया, बस 2 मिनट। वो काट, सब कुछ होता है, मतलब एक थाली में भोजन पहुंचाने तक का भी कार्य जो है, ना जाने कितने लोगों से होते पहुंचता है। और हम कभी कभी क्या करते हैं, सोचते हैं कि बस थोड़ा सा खाते और सब डस्टबिन में डाल देते हैं उस चीज का। तो मुझे लगता है कि सिर्फ हर एक चीज को सेव करना, सिर्फ प्लांट तो सेव करना ही है, हमें अन्न भी सेव सुरक्षित करनी है, हमें जल भी सुरक्षित करनी है, और इन सबको अगर ये 5 तत्वों को सुरक्षित अगर हम करेंगे तो ही हमारा देश सुरक्षित होगा। तो मुझे लगता है, मैं चाहती थी बहुत सारी बातें करनी, मुझे नहीं था पता कि यहाँ 5 मिनट का ये टाइम लिमिटेशन दिया हुआ है। तो सभी के प्रति अनंत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को ही विराम देती हूँ, और मैं बहुत ही ये आपके प्रति आभारी व्यक्त कि आपकी इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली। आदिवासी जन अपनी लोक परंपरा से पारंगत होते हैं, प्रकृति की गोद में निवास करने के कारण शहरी प्रदूषण से मुक्त होते हैं।
इस समुदाय को प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर देकर उनकी कार्यकुशलता एवं संस्कृति को अन्य समुदायों की जानकारी में लाने का उद्देश्य पूर्ण करेगा। जिले की अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं समग्र विकास हेतु आयोजित इस कार्यक्रम को स्मरणीय बनाने की दृष्टि से आयोजित यह चौपाल दुनिया में सराहा जाएगा। आदिवासी बहुल जिलों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो निश्चय ही एक अभिनव प्रयोग एवं सराहनीय प्रयास होगा। इस नवाचार को लिपिबद्ध कर ऐतिहासिक स्वरूप देने की दिशा में अनुप्रेरणीय प्रयास सिद्ध होंगे। आदिवासी अंचल में मौजूद मौलिक कला, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य को आम जन तक पहुंचाने का अवसर इस आयोजन से न केवल उनमें जागरूकता आएगी बल्कि समाज व विकास के साथ चलने का साहस पैदा होगा, नई स्फूर्ति एवं चेतना जागृत होगी। उपरोक्त अनुसार समस्त बिंदुओं पर गहराई से विचार करते हुए यह चौपाल कार्यक्रम इनकी विधाओं को प्रोत्साहित करने एवं क्षेत्रीय लोक कलाओं की प्रतिभा को निखारने एवं इसकी पहचान देश विदेश में पहुंचाकर विलुप्त होती विधाओं को जीवनी प्रदान कर एक माला में पिरोते हुए वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार करेगा। यही हमारी कामना है। धन्यवाद। तो स्कूलों तक लाने की भी जिम्मेदारी हम लोगों ने एक सर को दी है, क्योंकि बच्चे खेल में ज्यादा रुचि रखते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जो है मजदूरी करने जाते हैं। तो इस प्रकार हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो स्कूल आए, शिक्षा ग्रहण करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। इसी प्रकार उड़ान के द्वारा अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष 108 नाद पूरे शहर जबलपुर जिले में रखी थी, नाद जिसमें कि जानवरों को पानी पिलाया जाता है। तो एक छोटा सा ही काम, लेकिन आप ये समझिए जब हमें प्यास लगती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, और लेकिन हम सक्षम हैं कि हम 10 रुपए की बोतल जाके खरीद लेते हैं। एक पल के लिए आप उस जानवर के बारे में सोचिए, ना तो आजकल कहीं नदी रही, ना तालाब रहे, ना कुएं, ना बावड़ी, और उनको पानी के लिए कितनी ज्यादा परेशान होना पड़ता है। उस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने शहर की जगह जगह पर 108 नाद लगाए थे। इस पर भी हमारा पूरा प्रयत्न है कि हम पूरे शहर में इसी प्रकार के कार्य करेंगे। और भी हमारे संस्था के द्वारा लगभग 5 लाख लोगों तक जो है कार्य किए गए हैं, लेकिन बोलना कम आता है, बार बार बता रहे हैं। महिलाओं को करीब 100 महिलाओं को सिलाई मशीन दी। ऐसी महिलाएं जो घरों से जाती थी, दूर दूर तक उन्हें काम के लिए जाना पड़ता था, स्टिचिंग के लिए जा रही हैं, उसमें वो अपने परिवार, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती थी। तो उस विचार को आगे रखते हुए कि कम से कम वो घर पे रह के अगर वो काम करेंगी तो अपने ज्यादा पैसे भी कमा पाएंगी और परिवार को भी समय दे पाएंगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस प्रकार काम किया। 11,000 बच्चियों को सेल्फ डिफेंस का कोर्स सिखाया। इसी प्रकार निरंतर हम लोग कार्य करते रहते हैं। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। थैंक यू दीदी। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। आज आप लोगों ने यहाँ हम लोगों को आने का मौका दिया। आप लोगों का डेडिकेशन देख के हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिल रही है। हम लोग थोड़े से अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बट आप लोगों का डेडिकेशन देख के हम लोगों को बहुत, और हम कोशिश करेंगे आपसे सीखने की और चीजें इम्प्लीमेंट करने की। जैसे भैया ने बताया, हम वेगन्स ऑफ जबलपुर को बिलोंग करते हैं, और आज मैं आपके सामने उन असंख्य जानवरों की तरफ से बोलने आया हूं जो आज बहुत परेशान है। अभी दीदी ने भी उसके बारे में बात करी, उसी विषय में मैं थोड़ा और आगे बात करना चाहूंगा। वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थात है कि सारी पृथ्वी एक है, हम सब एक ही हैं। बट काफी समय जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम जो हमारी सबसे कमजोर और सबसे पीड़ित फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में काफी बार भूल जाते हैं या कम बात करते हैं, जो कि है जानवर, जो आज लाखों करोड़ों की संख्या में प्रताड़ित हैं, काटे जा रहे हैं, जबकि उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। वो इतने इनोसेंट हैं और हम उनको ऐसा ट्रीट करते हैं जितना हम कोई रेपिस्ट, टेररिस्ट को भी नहीं ट्रीट करते होंगे। और जब जानवरों को ऐसे ट्रीट करना में इनहेरेंटली क्रूएल तो है ही, बट साथ में ही ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी इक्वली डेंजरस है। मैं इन पॉइंट पे आऊंगा। आज तक हमारी जो ये पृथ्वी है उसमें 100 अरब लोग जन्म लिए हैं। आज इस समय पे करीबन 7 अरब लोग जीवित हैं,
पर आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हम हर हफ्ते लगभग 2 अरब जानवरों को काट देते हैं। सोचिए, हम बस 7 अरब हैं और हम हर हफ्ते 2 अरब जानवरों को काट देते हैं। कितनी बड़ी संख्या में हम ये कर रहे हैं, और ये बहुत बार हमारे सामने नहीं आता है क्योंकि ये बंद दरवाजों के पीछे होता है। मुर्गी के जो छोटे चूजे होते हैं उनको तो अपने जिंदगी के पहले दिन जिंदा ही ग्राइंड कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? जस्ट बस उनकी एक गलती है, क्योंकि वो नर पैदा हुए हैं। नर पैदे पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए कोई काम के नहीं होते, इसीलिए पहले दिन ही उनको ग्राइंड कर दिया जाता है। आज हमारा भारत देश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। कई बार हमें इस पे बहुत गर्व होता है, बट आप ये भी जानते हैं कि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ हैं, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लेदर हैं। ये सब कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। ये सब सोचने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस दर से आज हम फिशिंग कर रहे हैं, अगर इसी दर से हम फिशिंग कंटिन्यू करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे सारे ओशंस हैं वो डेड जोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ओशंस बस पानी नहीं है, ओशंस हमारी पृथ्वी के लंग्स कहते हैं हम ओशंस को। बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ओशंस भी लेते हैं। जब ये ओशंस खत्म हो जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी ये जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है? इतनी तेज गति से सी फूड का लेना, फिशिंग करना। हम जिस कगार पे खड़े हैं, हम है 6th मास ग्लोबल एक्सटेंशन के कगार पे हम खड़े हैं। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हम एक्सटेंशन के बहुत करीब आ जाएंगे। हर साल हम लगभग 10,000 स्पीशीज विलुप्त हो रही हैं। और क्यों हो रही हैं? बस एक स्पीशी की गतिविधियों के कारण। वो स्पीशी कौन है? हम सब जो यहां बैठे हैं। इस चीज पे हमें विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बहुत बार ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। सर का मोस्टली काम जो मुझे लगता है, मतलब एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेड़ बहुत मदद करते हैं कि वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें। बट आपको ये पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जो एनिमल एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होती है, एनिमल एग्रीकल्चर का मतलब जानवरों को कृत्रिम तरीके से पैदा करना, बड़ा करना, खिलाना पिलाना और फिर उन्हें काट देना ताकि हम उन्हें खा सकें या उनसे अलग अलग प्रोडक्ट ले सकें, जैसे दूध ले सकें, लेदर ले सकें, सिल्क ले सकें। इसको हम एनिमल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एनिमल एग्रीकल्चर से जितना ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है वो सारी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, कार, बाइक, ट्रेन, एरोप्लेन, इन सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इन सबसे भी ज्यादा हमारा एनिमल एग्रीकल्चर से होता है। बट इसके बारे में हम लोग कभी ज्यादा बात नहीं करते हैं। अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एनिमल एग्रीकल्चर पर ध्यान दें। अगर हम एनिमल एग्रीकल्चर के बारे में नहीं सोच रहे हैं और हम क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात कर रहे हैं तो ये वैसा होगा कि जहां पे सर्जरी की जरूरत है और हम बस एक बैंडेज लगा के काम चला रहे हैं। आज लाखों लोग भूखे सोते हैं। हमारे भारत देश में ही नहीं, अनेक जगहों पे, अनेक देशों में लाखों लोग भूखे सोते हैं। पर आपको पता है मोस्ट ऑफ द खाना जो हम उगाते हैं वो जानवरों को खिलाने के लिए काम आता है। और वो जानवर नहीं जो प्रकृति में पैदा हुए हैं। इन जानवरों को हम आर्टिफिशियली पैदा करते हैं। आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सुना होगा, जो दूध को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काम होता है। आज मोस्टली जो हम दूध पीते हैं वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आया है। तो ये सारा जो हम मोस्ट ऑफ दी अन्न जो हम उगाते हैं वो जानवरों को खिलाने के लिए काम आता है ताकि हम उन्हें बड़ा कर सके और फिर फाइनली उन्हें खा सकें या उनसे आया हुआ प्रोडक्ट यूज कर सकें। बहुत सारी बीमारियां जो हमारे को हो रही हैं, हृदय रोग की बीमारियां हो गई, कैंसर की बीमारियां हो गई, और स्पेशली ये जो पैंडेमिक अभी हुआ था, कोरोना का हुआ, मैड काउ डिजीज हुआ, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बस इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम जानवरों का उपयोग इतना ज्यादा कर रहे हैं, हम जानवरों को इतना खा रहे हैं। बस इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन खत्म करना चाहूंगा। मेरी एक आशा है और मुझे पता है आप लोग इसके बारे में सोचेंगे। मैं चाहता हूं जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो जानवरों को भी इस डेफिनेशन और स्कोप में इंक्लूड करें, नॉट जस्ट इन वर्ड्स, इन स्पिरिट। जैसे सर ने कहा था कि मेरा सुख अगर किसी दुख के का कारण बन रहा है तो वो सुख नहीं है। हमारी प्लेट में क्या है, हम क्या पी रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ये सब हमें सोचना बहुत जरूरी है। तभी असली
मायने में हम वसुधैव कुटुंबकम कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। लगभग 22 साल पुरानी कि हमें सेवा कार्य करना है, लेकिन हमें सेवा कार्य क्यों करना है ये हमें पता होना चाहिए, है ना? ये हमारा सोचना है। मैं बहुत लंबा समय बिल्कुल नहीं लूंगा, है? अभी नया हूँ सेवा कार्य में। जितने भी CSOs हैं, NGOs हैं, मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं अपने विचार बता रहा हूँ। किसी भी तरह से मेरी बात को गलत डायरेक्शन में आप लोग मत लीजिएगा। होता क्या है कि हम जब NGO का नाम सुनते हैं तो बहुत बड़ी पिक्चर दिखने लगती है। जैसी पिक्चर ताजमहल बनने के पहले किसी ने अपने दिमाग में बनाई थी, बाद में ताजमहल बना था, पहले तो मस्तिष्क में बन जाता है। लेकिन जब हम NGOs में आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, काम शुरू करते हैं, तो कुछ समय बाद फिर वो सोसाइटी बन के बंद हो जाता है ना? एक डॉक्यूमेंट की तरह जमा हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? विचार तो रोज आते हैं। हमारे विवेकानंद जी ने ही कहा कि विचार सबको आते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि ये विचार मुझे ही क्यों आया, किसी और को भी आ सकता था। चूंकि हम उस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं, शायद इसीलिए आया होगा हमारे पास ये विचार। तो अगर हम CSOs की बात कर रहे हैं, NGO की बात कर रहे हैं, तो अगर हम किसी मिशन पे निकल रहे हैं, क्योंकि जो CSO और NGO है वो एक 5वां स्तंभ है हमारे देश का, तो वो किसी मिशन पर ही काम करते हैं। लेकिन वो बाद में जब प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो सारा उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो अगर हम सेवा भाव से आगे बढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ समय बाद जब हर्डल्स आएंगे, सबसे बड़ी प्रतियोगिता वहीं होने लगती है जब हम घर में ये बताते हैं कि हम NGO का काम शुरू करने वाले हैं या हमने स्टार्ट किया है सोशल वर्क। क्योंकि समाज सेवी को सम्मान हमारे समाज में नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है? क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा काम जो समाज सेवी कर रहा है दुनिया में कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी सम्मान नहीं मिलता। निःशुल्क करते हैं सब लोग, फिर भी उनकी आलोचना होती, मजाक उड़ाया जाता है। बस क्यों हो रहा है ये? हम वसुधैव कुटुंबकम को अगर सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मिशन को अगर हम प्रोफेशन में कन्वर्ट करने वाली मानसिकता लेकर अगर आएंगे तो वो सिर्फ एक जीविका का साधन बन जाएगा और कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा वो। क्योंकि जो लोग जीविका के साधन को समझ के NGO में आते हैं, कुछ दिन बाद वो NGO उनका बंद ही हो जाता है, वो काम हो नहीं पाता है। तो मेरा ऐसा मानना है, हमारी श्रीधरा फाउंडेशन प्रकृति सेवा एवं राष्ट्र सेवा को समर्पित होकर काम करने का प्रयास कर रही है, रजिस्टर्ड होकर पिछले 4 वर्षों से। मेरी मानसिकता 22 सालों पुरानी है। जिस समय लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जब मैं पन्नी उठाने की बात करता था, मैं उस समय साइंस कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था 2000 में। 2001 में अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के बात की, सब हंसने लगे कि दुनिया में तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आया, BSc करके आए हो, कुछ ढंग की पढ़ाई उढ़ाई आगे बढ़ाओ, करियर बनाओ, क्या सोच रहे हो? मेरे ही साथ के लोगों ने इस तरह से बोला था। मुझे उनकी बात को बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारा मिशन कुछ और था और आज हम उस मिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम प्रोफेशन में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं किया है, ना करने का ऐसा कोई विचार है हमारा। इस कारण से बहुत बार लोगों से हम ज्यादा जुड़ नहीं पाते हैं और बहुत ज्यादा व्यापारिक नहीं सोच पाते हैं। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, जो मैंने खुद सोचा है वो आप लोग के बीच शेयर करना चाह रहा हूं। जहां तक बात पौधारोपण की है, तो हमारी संस्था भी पौधारोपण करती है और हम करते आ रहे हैं लगभग 2008 से। लेकिन उस समय हमारे मन में एक थॉट स्पष्ट नहीं था कि पौधारोपण की आवश्यकता क्यों है। ग्लोबल ज्ञान बहुत सारा है, गूगल में इतना भरा पड़ा है, व्हाट्सएप भरा पड़ा है। हर व्यक्ति के अंदर एक कारण होना चाहिए किसी काम को करने का। शर्मा जी कर रहे हैं, मिश्रा जी कर रहे हैं, श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, इसलिए मैं भी करूंगा। कितने दिन करूंगा? ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगी। एक बार पौधा लगा के दोबारा पानी डालने नहीं जाएंगे हम वहां पर, है ना? क्योंकि हम दूसरे की धारा प्रवाह में बहना शुरू कर दिया हमने। वो हमारी अंदर की सोच नहीं, हमारे अंदर का मिशन नहीं है। 2018 में हमारी नानी खत्म हो गई। उसकी एक कहानी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, मोबाइल किसके किसके पास है? हाथ उठा दीजिए। मोबाइल कौन कौन यूज करता है? सबके पास है ना? कोई ऐसा मोबाइल है जिसमें जबलपुर लिखा हो?
या पनागर लिखा हो, दिल्ली लिखा हो, किसी भी मोबाइल में नहीं होगा शायद। मेरा कहने का मतलब है हम ब्रांड से घिरे हुए हैं, चारों तरफ ब्रांड की बात करते हैं, ब्रांड के कपड़े, ब्रांड के लोग, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जब अंतिम संस्कार होता है और जब लकड़ी लेके आई जाती है, उस समय कोई नहीं जानता कि किस ब्रांड की लकड़ी है, ना हम सोचते हैं इस बारे में, कोई नहीं सोचता इस बारे में, ना हम प्रयास करते हैं इस बारे में सोचने का। मेरे मन में विचार उठा था जब मैं अपनी नानी जी को कंधा देके जा रहा था, मैंने बोला ये लकड़ी किसकी होगी है? लेकिन वो लकड़ी जिस पेड़ की है, उस पेड़ को 40 साल पहले किसने लगाया था? इतना अच्छा काम कौन करके चला गया हमारे लिए कि वो आगे किसी का काम आएगा? तो हम यही सोच के 2-4-10 पेड़ लगा दें अगर साल में, तो हमारे जो पूर्वज गए हैं और जो आगे आएंगे उनके लिए सहयोग हो जाएगा। नमस्कार। सब लोगों के पास बहुत सारे काम है, हमारी संस्था भी बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन हम जो बताना चाह रहे थे कि एक मिशन के रूप में करेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम जो है बहुत जल्दी सार्थक हो जाएगा। नमस्कार। थैंक यू अभिषेक जी। हम चाहते हैं कि ऐसे ही जैसे भाई साहब ने बताया ना कि जो अंत में 40 साल पहले किसने ये वृक्ष लगाया था, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है हमारे बीच में, और ऐसे ही अनुभव सुनने के लिए हम सब उपस्थित हैं अलग अलग क्षेत्र से। तो हमारे बीच में अश्वनी हेल्थ केयर सोसाइटी से सरिता दीदी है। मैं दीदी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने संगठन और इस वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हमारी बात रखें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अश्वनी हेल्थ केयर सोसाइटी से डॉक्टर सरिता साहू आपके बीच में। और हमारी जो संस्था का उद्देश्य है, मेन उद्देश्य ये है कि भाई जो भी बीमार बच्चे रहते हैं, बच्चों से लेके जो झुग्गी झोपड़ियाँ रहती हैं, उनमें स्वास्थ्य कैंप शिविर का आयोजन किया जाता है। साथ ही थैलेसीमिया के लिए वर्क किया जा रहा है। थैलेसीमिया में ब्लड डोनेशन कैंप और भी जो हमसे बन सकता है वो अलग अलग माध्यम से उचित कार्य जो है करते रहते हैं। तो इसमें अभी हम लोग भोला बस्ती है और आसपास की जो भी झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियां होती है, क्योंकि क्या होता है डॉक्टर्स तो हर जगह मिल जाते हैं आपको, पर जो बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई भी आके खड़ा नहीं होता है। और जब हम लोग ये स्वास्थ्य कैंप वगैरह का आयोजन अलग अलग संस्था के माध्यम से वहाँ पर करते हैं, तो बहुत से बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कि वाकई में इनके लिए हमें काम करना चाहिए। तो वही अंदर से उद्देश्य, मतलब अंदर से जो मानवता का, पीड़ित मानवता के लिए जो विचारधाराएं हमारे अंदर आती है, इसी को देखते हुए हम लोग ये अलग अलग प्रकार के आयोजन वगैरह करवाते रहते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच भैया। वासुदेव कुटुंबकम, निश्चित ही नाम से ही समझ में आता है कि एक जहन तक उतरने वाली संस्था है। और मैं नमन करती हूँ इस संस्था को कि जिन्होंने हम सबको एक चौपाल के रूप में एक नया आयाम एक शुरू किया है। और इस तरह के आप चौपाल और करते रहेंगे तो हम लोगों को और भी शेयर करने का अवसर प्राप्त होगा। इतनी सारे संगठन को आपने जोड़कर जो शुरुआत की है, निश्चित ही अभी तक तो मैं लगभग 97 से समाज सेवा में कार्यरत हूँ और मैंने अभी तक ऐसा देखा नहीं कि पर्टिकुलर कोई संस्था इस तरीके से चौपाल लगाकर विभिन्न संस्थाओं को एकत्रित करके करे। तो आपको नमन। समस्त वासुदेव कुटुंबकम संस्था के पदाधिकारी गण को और इस विचारधारा को रखने वाले समस्त आदरणीय गण को मेरा नमन, और यहाँ पर बैठे समस्त संगठन गण को भी मेरा नमन। मैं ज्योति जैन विभिन्न संस्थाओं की पदाधिकारी पद पर कार्यरत हूँ और चूंकि मैं अपनी जैन समाज की राष्ट्रीय संरक्षिका भी हूँ और वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश मंत्री भी हूँ और अपनी माँ भारती संस्था की अध्यक्ष हूँ। तो राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर जो मैं अपने दायित्व को निर्वहन कर रही हूँ, तो बहुत सारे हर तहसील में जाने का मुझे अवसर प्राप्त होता है और पृथक पृथक जगह से मुझे बहनों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें में मुझसे शेयर होती हैं। तो बहुत कुछ देखा है लाइफ में, एक छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ अनुभव किया है, अनुभूत किया है। छोटी सी बातें कुछ शेयर करना चाहूँगी
कि माँ भारती संस्था, पहले तो मैं बता देती हूँ कि परहित को मानवता को समर्पित संस्था है, जिसमें हम लोग निराश्रित लोगों को ढूंढकर उनको अकॉर्डिंग उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं और यथासंभव उनको हम लोग रोजगार दिलाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं ऐसे। चूंकि मानवता को समर्पित, परहित को समर्पित संस्था है, तो सामाजिक दृष्टि में पारिवारिक संस्था तो एक स्वरूप है ये भाई साहब। एक्चुअल में हमारा एक परिवार है जिसको हम लोग परिवार के रूप में कार्यरत हैं। संस्था में हमारे 201 सदस्यगण हैं और जो सब कहीं ना कहीं अपना व्यक्तित्व वर्चस्व रखते हैं, इन लोगों को हम लोगों ने संस्था में शामिल किया है और सब तहसीलों में जाकर, अंचल में जाकर, एक गांव को भी हम लोगों ने, गांव में एक स्कूल को भी गोद लिया है। तो इस तरीके से निरंतरता के साथ हम लोग वो हर कार्य करते हैं जो एक सामाजिक दृष्टि में होते हैं। तो जैसे कि जहां पर भी जिसको भी जब जैसी जरूरत पड़ी, माँ भारती संस्था उनके लिए हमेशा समर्पित भाव से समर्पित रहती है और समस्त सदस्यगण इसके उसी भाव से समर्पित रहते हैं। एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं प्रादेशिक स्तर पर हम लोग अंचलों में गए भाई साहब, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी बहनें जिनमें अपना एक बहुत हुनर है, काबिलियत है, लेकिन समाज के चलते, परिवार के चलते वो अपने उस हुनर को अपने अंदर दबाए हुए हैं। तो हम लोग अभी इस तरीके का निरंतरता के साथ कार्य कर रहे हैं कि ऐसी बहनों को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं और उनको रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको अपने ही हुनर का हम लोग उनको एहसास दिला रहे हैं कि नहीं, आप ये भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे उनको एग्जाम्पल देते हैं और वो लोग मोटिवेट हो भी रही हैं। तो हम लोग को बहुत गर्व होता है कि हम किसी को बाहर निकाल के उनको उनके अकॉर्डिंग उनको अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। यही संस्था का एक दायित्व है और हम लोग इसको निर्वहन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दीदी। जैसा दीदी ने बताया कि बालिकाओं के लिए विशेष रूप से आप कार्यरत हैं। विवेकानंद केंद्र का एक प्रकल्प है VKRM, विवेकानंद वीना रिफाइनरी में एक हॉस्पिटल संचालित है विवेकानंद केंद्र के द्वारा। तो उस हॉस्पिटल के आसपास की जो 25 गांव हैं, उन 25 गांव में विशेष रूप से किशोरी संवर्धन के लिए जो लड़कियां हैं और जिस समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए जो कार्यक्रम होने चाहिए, उन गांवों 25 गांव में विशेष रूप से विवेकानंद केंद्र हेल्थ कैंप करता है, एजुकेशन कैंप करता है, उनको अवेयर करने के लिए, फ्रंट लाइन स्ट्रीम में लाकर उनको समाज के बीच में कार्य करने के लिए। तो ऐसा एक किशोरी विकास हमारा एक कार्य है। तो दीदी ने बताया तो मुझे याद आया कि विवेकानंद केंद्र का और आपका कार्य और हम सबका कार्य बस उसी वसुधा के लिए, उसी परिवार के लिए जिसमें हम सब उसका एक हिस्सा हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में ग्राम्य विकास संवाद सोसाइटी से राहुल श्रीवास्तव जी हैं। तो मैं भैया से निवेदन करूंगा कि आप आए और आपके विचार इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, आप कैसे अपने फील्ड में कार्य करते हैं, हमारे बीच में रखेंगे। राहुल श्रीवास्तव जी। धन्यवाद मोहन जी। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो शायद मैं अपनी बात एक शब्द से चालू करता हूँ, पता नहीं कितनी अच्छी लगेगी। हम लोग का एक अभिवादन का तरीका है जिसमें अभी दीदी ने कहा नमस्कार, नमन, लेकिन जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते तो क्या हम नमन, जोहार, सलाम कह सकते हैं? प्रश्न भी छोड़ रहा हूँ। बड़ी बात है क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ही है। चौबे जी बात कर रहे थे अभी कि हम आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं और निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश में पूरा अगर हम देखते हैं तो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों की क्या स्थिति है वो बेहतर जानते होंगे। चौबे जी क्षेत्र में देखते हैं, मैं पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के साथ अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहा हूँ, जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आया, मैन वन अधिकार मान्यता अधिनियम, और उसके बाद पैसा कानून जो आया, पंचायत शेड्यूल फॉर एक्सटेंशन एरिया, उसके अभी रूल्स बने 2022 में। तो मैंने कुलस्ते जी और तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत सारे इनपुट्स भी दिए उसमें कि ये कैसे पूरी प्रक्रियाएं चल रही हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न आज भी वही है कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या, संसाधनों की मालकी के साथ कैसे हम समाज और सरकार का हस्तक्षेप,
अभिषेक बता रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से पर्यावरण को लेके काम हो रहा है और प्लास्टिक को उन्होंने किया और इनका काम है, क्योंकि मैं आज इनसे पहली बार मिला हूँ। लेकिन शहर में बात होती है कि कभी भी गौरी घाट या इस तरफ जाएं तो वहां पर बात जरूर आती है कि आप नदी में पानी, वो नर्मदा जी में आप पन्नी या साबुन नहीं फेंके। लेकिन कभी आप अमरकंटक जाइए, डिंडोरी जाइए, नर्मदा जी श्रिंक हो रही हैं, तो उसके कारणों पे भी हमको सोचना पड़ेगा। नर्मदा के ऊपर लगभग 3000 छोटे मझोले डैम से 29 बड़े डैम है। बरगी डैम हमारा पहला डैम है, शायद उसको भी हमको समझना पड़ेगा। और उन्हीं के साथ अभी मध्य प्रदेश में पिछले, मुझे लग रहा है कि 2009 से लगातार एक बड़ी प्रक्रिया हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके चली है। आज भी शायद एक पेपर में निकला है कि कहीं कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहा है चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके। और वहां पे अभी एक स्टोरी आई है कि लगातार अगर पानी होगा तो श्रिंक होगी नर्मदा। नर्मदा हम जबलपुर वालों के लिए बहुत ही मायने हैं, हमारी माँ है, हमारे लिए सब कुछ मानते हैं हम जबलपुर वाले। मतलब चीजें चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उस व्यवस्था को देखना पड़ेगा कि नर्मदा के मायने क्या है। नर्मदा के जो पूरे अस्तित्व का संघर्ष चल रहा है, ना केवल वो है, डैम है, अच्छा है, चलो डैम से बिजली बन रही है, और ये पूरा जो क्षेत्र है, जो जल जंगल जमीन है, ये पूरा आदिवासी इलाके के आसपास है। मंडला हमारा सटा हुआ जिला है, जहां पे पूरा शेड्यूल एरिया में आता है, जहां सब पैसा एक्ट और FRA की भी बात, सामुदायिक संसाधनों की भी बात है कि सामुदायिक संसाधन और उनका एक डिस्प्लेसमेंट, उनका पुनर्वास। बरगी से कितने 185 गांव डिस्प्लेसमेंट हुए, आज भी उनका पूरा रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया। बरगी से परवेज भाई हमारे साथ हैं यहाँ, तो शायद वो उधर की बच्चों के साथ काम करते हैं और रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं। चुटका में 18,000 करोड़ का परियोजना था, जो कि लगातार आगे बढ़ के अभी 25,000 करोड़ का हो गया है। लास्ट इलेक्शन के समय बीजेपी सरकार ने उसको मना किया था कि हम इसको नहीं लेके जा रहे हैं। और ना केवल चुटका, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर मैंने सुना था कि कमिश्नरी में काफी सारे लोग आए थे और उन्होंने बसानिया बांध को लेके भी बात कही। और कमोबस ये देख रहे हैं कि जब हम जल जंगल जमीन या एनवायरमेंट की बात करते हैं तो किसको है। हमारे एक ग्रीन मिशन है, शायद हमारे जन अभियान परिषद के साथी जानते होंगे, RED+ आया एक पूरा, जो ग्लोबल है। उस पर रिसर्च को हमको देखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। उसके अलग अलग बहुत सारे मिशंस ऑपरेट हो रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या हो, आदिवासी पहचान। मंडला में मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ा था 2008 में एक सामाजिक कुंभ भरा था नर्मदा पे, शायद आप जानते हो बेहतर। सामाजिक कुंभ का कॉन्सेप्ट क्या था, और जो आदिवासी समुदाय, जो कि चौबे जी और बाकी जो साथी आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हैं, तो वहां पर आदिवासी पहचान का एक बड़ा संकट है। उनकी अपनी भाषा, बोली और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकी के बात है। ये मैं संस्थागत नहीं कह रहा हूं, ये तो मैं जो मेरे अनुभव हैं क्षेत्र के, या जो लगातार पेपर और तमाम तरह की प्रक्रियाओं में दिखाई देता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में उनके साथ जो पूरा एजुकेशन और जो कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। अभी कोई साथी कह रहे थे ना, 5वां स्तंभ में, शायद आप कह रहे थे कि 5वां स्तंभ में NGOs है और मिशन, तो दोनों के बीच में जो बारीक अंतर है उनको हमको समझना पड़ेगा। विवेकानंद जी कहते भी थे, अगर आप युवा हो तो आप विरोधी होगे। तो सॉरी, मैं युवा मानता हूं अपने आप को, तो थोड़ा समाज के हित की बात करते हुए बात कह रहा हूं कि आदिवासी पहचान का जो संकट है, अगर उस पर हमको देखना है वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि दोनों के बीच में एक जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यही है कि आदिवासी कई क्षेत्रों में अपने आप को हिंदू नहीं मानते। बड़ा प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं यहाँ, और शायद आप लोग के लिए चुनौती भी है कि इसको हम कैसे देखते हैं। और मध्य प्रदेश में मूल निवासी और जो तमाम संघर्ष हो रहे हैं, जो राजनीतिकरण हो रहा है आदिवासियों के साथ, और वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स बन रहे हैं, तो उसमें चाहे अलग अलग पॉलिटिकल विंग है जो लगातार दिख रहे हैं, मुझे तो बहुत उसका पता नहीं है, लेकिन वो शायद हमारे बुद्धिजीवी साथियों का वो रहेगा कि वो हम कैसे उसको देखते हैं और चैलेंज है। बस प्रश्न है, प्रश्न छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्ते। मैं स्वाति चौबे, जानवी शिक्षा समाज कल्याण समिति
की संचालिका भी हूँ, अध्यक्ष भी हूँ। अभी हम लोग उन महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं जो महिलाएं अपने घर से नहीं निकल पाती, जिनकी एक पहचान नहीं। हम लोग तो सिटी में आते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन उन लोग हैं गांव ही तक सीमित रहती हैं, तो हम लोग उनको ढूंढते हैं। और जैसे मैडम ने बताया, हम लोग उन्हीं को रोजगार और व्यवसाय की चीजें सिखाते हैं जो अपने लिए कुछ कर सकती हैं। बस मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, हम लोग ये महाराजपुर के आगे रिछाई है, वहाँ पे हम लोग अधिकतर ये वर्क करते। वैसे तो हम लोग बहुत से समाज सेवा के काम करते हैं, लेकिन रिछाई में हम लोग महिलाओं के लिए ज्यादा ये वर्क करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कैसे हम लोग आइडेंटिफाई? मतलब हम आपको बोलने के लिए बता देंगे। जी सर, हम लोग ऐसा है कि महिलाओं कुछ मीटिंग करते हैं महिलाओं के साथ, और उन लोग से पूछते हैं कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता, क्या सीखना चाह रहे हो आप लोग। अगर जो सीखना चाह रहे हो तो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क मतलब ट्रेनिंग वगैरह महिलाओं को देते हैं। संगठन में कार्यकर्ता हैं? सर, हम लोग के संगठन में ज्यादा कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादा आगे काम नहीं करते, लेकिन जितना हम लोग से स्वयं बनता है वो हम लोग करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सभी उपस्थित जन को मेरा प्रणाम। वसुधैव कुटुंबकम एक बहुत जाना पहचाना वाक्य जो हमारे शास्त्रों से लिया गया, और आज जो स्थिति है, जो हमारा समाज, हमारा विश्व जिस तेजी से भौतिक प्रगति कर रहा है, उसमें ये जो वाक्य है ये अप्रासंगिक हो गया था। अब ये बात सोचिए, जो हमारे ग्रंथ लिखे गए, हमारे उपनिषद लिखे गए, हमारे वेद लिखे गए, या उनकी अवधारणा जब हमारे ऋषियों के मन में आई, उस समय वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, ऐसा विषय की कल्पना करना, परिकल्पना करना आज से लाखों हजारों वर्ष पूर्व, और आज वही विषय, वही वाक्य, वही विचार का प्रासंगिक होना, ये हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और इस विषय को, इस वाक्य को G20 में समाहित करना, ये राजनीतिक चातुर्य और राजनीतिक प्रगति, राजनीतिक सोच को दर्शाता है। और हमें इस पर भी गर्व है कि हमारा जो आज का राजनीतिक नेतृत्व है, उसने इस विषय को, इस वाक्य को G20 में समाहित किया। और ये वसुधैव कुटुंबकम का जो वाक्य है, वो G20 का प्रेरणा स्रोत, G20 का मार्गदर्शक, G20 को लेकर के पूरे विश्व में इस विचार को प्रसारित करना जो आज प्रासंगिक हो गया है, ये इसमें हमें निश्चित ही गर्व होना चाहिए, और हमें गर्व है। और मैं बड़े हृदय से हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व, क्योंकि विषय ये G20 विशुद्ध राजनीतिक विषय है, क्योंकि इसमें पूरे विश्व के राजनेता, देश और के लोग इकट्ठे होंगे। और तो क्योंकि इसमें राजनीतिक चातुर्य, राजनीतिक सोच की जो उत्कृष्टता है, उसका मैं निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे गर्व है इस बात का। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। वसुधैव, वसुधा यानी धरती, पृथ्वी। वसुधा में जमीन, जल, जंगल, जमीन, ये इसका सबसे बड़ा समायोजन है। और इस जमीन को, इस जंगल को, इस पानी को बचाना, सबसे पहले बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी संगठन, हमारे मित्र लोग जो है अलग अलग संगठनों में, कुछ गरीबों के बीच में काम कर रहे हैं, कुछ महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं, कुछ पौधों पे काम कर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। अपनी अपनी दृष्टि का सवाल है कि हर किस संगठन के नेतृत्व की दृष्टि किस जगह पे जाती है। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ में अपनी बात रखूंगा कि हमारे संगठन
की जो दृष्टि है, नजर है, सबसे पहले पौधों को बचाना, जमीन को बचाना, जंगल को बचाना, इस पे गई। और इस संदर्भ में जबलपुर के बारे में आपको बता दूं कि यहां 52 तालाब हुआ करते थे। 52 तालाब में अब 36 तालाब बचे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, हम लोग यहाँ का जो शैलकौन उद्यान है वहां पर हम लोगों ने पौधे लगाए हैं और लगातार हमारा ये क्रम जारी है। और ये काम हमने आदरणीय योगेश जी से ही सीखा है। पौधे लगाने की जो क्रांति जबलपुर में आई, जो पौधे लगाने और उनको बचाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो योगेश जी से शुरू हुआ और उसी कड़ी के हम एक छोटा सा अंग हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मदन महल की पहाड़ी के सबसे ऊपर एक चन्नी सागर है। ये देखिए आप, यह अवधारणा रानी दुर्गावती की कल्पना, गोंडवाना काल में पानी की व्यवस्था और जल का कैसा संरक्षण होता है, जल की प्रणाली को कैसे संरक्षित किया जाता है। पहाड़ी के सबसे ऊपर एक चन्नी सागर है। चन्नी सागर जब भरता उसका पानी कोल्हा तालाब में आता, कोल्हा तालाब भरता तो देवताल में आता, देवताल जब भर जाता तो सूपा ताल में आता, सूपा ताल भरता तो सूरज ताल में आता, सूरज ताल भरता तो इमरती तालाब में आता, इमरती तालाब भरता तो गंगा सागर में आता, गंगा सागर भरता तो रानी ताल में आता और रानी ताल भरता तो हनुमान ताल में जाता, हनुमान ताल भरता तो मारो ताल में ये पानी जाता। और आज की ये स्थिति है कि जहां पर ये गंगा जो हमारा क्षेत्र है वहां पर अभी भी 12 तालाब जीवित हैं। और यहाँ पर जो हमारा जल ग्रहण क्षेत्र है ना, 4 फीट में पानी निकलता पूरे गढ़ा क्षेत्र में। 4 फीट आप जो है खुदाई कर लीजिए, आपको पर्याप्त पानी मिल जाएगा। और वो हमारा जो आखिर में जहां एक नया नगर बसा हुआ है, विजयनगर, वहां पर मारो तालाब एक है जो 168 एकड़ में मारो तालाब का क्षेत्रफल है। उसको इसकी इतनी दुर्गति की, उसका बटांकन हो गया, कोट रचित रजिस्ट्री हो गई और उसका आधा भाग जो है भूभू माफिया ने अपने कब्जे में करके उस तालाब को जो है 20 एकड़ का बचने दिया। आज की स्थिति है, जो 4 फुट में गढ़ा में पानी आज निकलता है, विजयनगर में 400 फुट में पानी निकलता है। तो हमारा ध्यान, मेरे श्रीवास्तव जी ने बताया, बहुत अच्छी बात की। ये जो सिविल सोसाइटी में जो हम लोग काम करते हैं ना, हमारी बहुत इज्जत नहीं है, हमारी कोई बात सुनता नहीं है, क्योंकि हमारे पास में भीड़ भी नहीं है, हमारे पास में साधन नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं। आज इस मंच में हमको बुलाया गया, बहुत दिनों के बाद में एक ऐसा अवसर मिला है कि हम तमाम सिविल सोसाइटी में काम करने वाले लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि हमें इतनी इज्जत कम से कम लोगों ने बख्शी। हमें इस G20 और C20 का भाग बनाया आपने, हमें कोई नहीं पूछता। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक आयोजन होते हैं, जहां पे धर्म गुरु सीटों पर बैठते हैं, राजनीतिक नेता सीटों पर बैठे हैं, मालाओं से लाद दिए जाते हैं और सिविल सोसाइटी के वही योगेश गनोरे जी चक्कर लगाते कि मुझे सीट कहां पर मिलेगी। ऐसा लगता है कि मुझे कहीं बैठने की जगह मिल जाए। ये हमारी इज्जत है, जबकि हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। 17,500 पौधे एक जगह पे हमारी नगर निगम ने लगाया और उसमें फेंसिंग भी कर दी और उसमें पोल भी लगा दिए और 17,500 पौधे लगाए। एक पोल यदि टूटता है तो गाय और भीड़ घुस जाएगी उसके अंदर और वो 17,500 पौधों को खत्म कर देगी। सौभाग्य से मैं बहुत गर्व की बात या उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा घर उसके सामने था, उस पौधारोपण के। एक पोल गिरता, मैं 5 मिनट के अंदर पोल को खड़ा कर देता, तो इसका परिणाम यह हुआ कि 2 साल के बाद भी वो 17,500 पौधे जीवित हैं। ये एक पोल का कमाल और एक आदमी का कमाल। और साथ में यही बताऊं मैं कि 50 लाख रुपए की लागत से एक रात का गार्डन तैयार किया है जबलपुर में। उसकी की लागत 50 लाख रुपए। उसमें तमाम तरह के पौधे लगाए गए। सिर्फ 2 साल 3 साल पुरानी बात है। वहां ना झूले हैं, ना एक पौधा है, ना बाउंड्री है, कुछ बचा नहीं। तो मैं साथ में सुझाव जरूर दूंगा कि
इस सिविल सोसाइटी में काम करने वाले लोगों को सम्मान और साधन कैसे मिल सकता है, ये बात G20 और C20 तक पहुंचना चाहिए। ये जो बहुत बहुत सम्मान के साथ में जिस व्यक्ति ने भी जिस भाई ने भी 5वां स्तंभ कहा, निश्चित ही 4था स्तंभ हम लोग जर्नलिज्म को बोलते हैं, उसकी इज्जत है। कोई जर्नलिस्ट यहां आएगा, उसको मंच दिया जाएगा, लेकिन इस 5वें स्तंभ वाला आदमी जो है अपनी कुर्सी ढूंढते रहेगा कि उसको कहां बैठने को जगह मिले। तो मैं बड़ी विनम्र, मैंने जो बताया ना कि एक व्यक्ति इस सोसाइटी में जो काम करने वाला एक व्यक्ति 17,500 पौधे बचा सकता है, यहाँ का एक व्यक्ति 36 तालाब बचा सकता है और उसको बैठने की भी जगह न मिले। उसका इतना तिरस्कार, उसको इतनी उपेक्षा। मैं इस पीड़ा को इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैंने ये भुगता है, मैं ये चाहता हूं कि ये जो काम करने वाले लोग हैं इनको सम्मान मिले, इनको संसाधन मिले, इनको काम करने का मौका मिले, इनके विचारों को भी जगह दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार। जैसे कि भैया ने बताया, मैं ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन संस्था से हूँ। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है टुगेदर वी विल, टुगेदर वी कैन। तो इसमें हम वसुधैव कुटुंबकम से रिलेट करके भी देख सकते हैं कि हम सब एक हैं और हमारी संस्था में हम सब मिलजुल कर काम करते हैं। सॉरी सर, if I यही टुगेदर वी विल, टुगेदर वी कैन। तो हमारी संस्था की शुरुआत 2012 में हुई है। आज लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं हमारी संस्था को काम करते हुए, और हमारी संस्था मेनली यूथ वॉलेंटियर्स की संस्था है। तो इसकी शुरुआत ऐसी हुई थी 2012 में कि कॉलेज में मेरे जो सीनियर्स हैं, भैया लोग हैं, तो उन्हें विचार आया काम करने का। हम लोगों ने कंडीशंस देखी और ये बात भी कही जाती है कि सरदार सर देकर ही सरदारी देता है। समाज सेवा का विचार हर किसी को नहीं आता, और जिसे आता है उसे पता होना चाहिए कि उसे क्यों आता है। परमात्मा हमसे चाहता है कि हम समाज को कुछ दे पाए अपने तरफ से। तो हमारी संस्था बहुत सारी इनिशिएटिव्स पे काम करती है, जैसे कि एक गुहार नाम की पहल है। तो उसमें ठंड के समय में हम जो सड़कों पर लोग सोते हैं रात में, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर कंबल नहीं होता है, तो हम लोग पुराने कंबल हो गए या जो भी डोनेशंस हमें मिलते हैं, तो उसको रात में 1 बजे से 3 बजे के बीच में जो मेल वॉलेंटियर्स होते हैं वो विजिट करते और उनको पहुंचाते हैं। ये हमारी एक गुहार पहल है। फिर एक हमारी आयम शक्ति करके वुमेन्स के लिए पहल है, तो जिसमें हम सैनिटेशन पे वर्क करते हैं। इसमें हम महिलाओं को जो हम मासिक होता है, पीरियड्स होते हैं, तो उसके बारे में जो बस्ती की महिलाएं जो अवेयर नहीं होती हैं, उन्हें पहले तो हम पैड्स प्रोवाइड अपने कंट्रीब्यूशन से करवाते थे। फिर कुछ समय बाद सरकार ने भी इस पे अपनी पहल चलाई, तो फिर कम रेट्स में जो पैड्स मिलते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए ये थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है। तो फिर इसके बाद ये हम आयम शक्ति में करते हैं। एक हमारी बच्चों के लिए ज्ञान दृष्टि विंग है। तो मेनली इसमें हम बस्ती के जो बच्चे हैं, भोला नगर बस्ती में, तो वहां पर कम से कम लगभग 30-40 बच्चे हैं। तो उस विंग में हम हमारे ही एनजीओ के वॉलेंटियर्स निरंतर वीकेंड्स पे भी या जैसे समय मिल पाता है, क्योंकि हम लोग सब भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, तो जब जैसे समय होता है हम जाके पढ़ाते हैं वहां पर। और जो हमें जो आता है हम उनको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि मतलब जो बस्ती के बच्चे होते हैं तो वो अवेयर नहीं होते हैं बहुत सारी चीजों को लेके। हम जो कॉन्वेंट्स के होते हैं तो हम सीखते हैं, तो वही हम सब शेयर करते हैं। ये तो हम ज्ञान दृष्टि विंग में ये करते हैं। फिर एक हमारी अक्षय पात्र नाम की पहल है, जिसमें कि जैसे शादियां, बड़ी बड़ी पार्टीज में जो खाना बच जाता है, तो उसको हम मतलब हमारे पास कॉल्स आते हैं, तो फिर हमारे वॉलेंटियर्स जाते हैं, तो हम उसे उन खानों को पैक करके, और जो सड़कों पर लोग होते हैं भूखे जगह जगह पर, तो फिर हम लोग वो प्रोवाइड करवाते हैं। और अभी जैसे गर्मी का समय चल रहा है, तो अभी हमारी एक प्रयास नाम से पहल चालू है, जिसमें हम लोग पेयजल प्रोवाइड कराते हैं। जो रिक्शा चालक होते हैं, जो पुलिस वगैरह होते हैं, तो ये सब कार्य हम लोग कर रहे हैं। और जैसे कि अभिषेक सर ने कहा था कि एनजीओ का जब नाम आता है तो प्रोफेशनलिज्म आप कह रहे थे, तो इस विषय पर मैं यही बोलूंगी कि हमारी संस्था 11 वर्ष से निरंतर नॉन रजिस्टर्ड होकर काम कर रही है। और ये बहुत अच्छी बात मुझे भी लगती है कि मतलब जब रजिस्टर्ड हो जाती है संस्था तो क्लैश होते हैं पद को लेके।
फिर आप जैसे कहते बंद हो जाते, तो हमने भी ये चीजें देखी हैं। तो हम नॉन रजिस्टर्ड होके काम कर रहे हैं और किया भी जा सकता है, और हम सब छोटे हैं आप सबसे, तो जब हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी जरूर कर पाएंगे। और कहने को तो बहुत कुछ है, बट टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो फिर मैं कुछ थैंक यू। थैंक यू अंशिका। जैसा ये हमने अपने अनुभव देखे ना कि किस तरीके से हम कार्य करते हैं, और समाज में जब हमें ऐसी अनुभूति मिलती है तो हमें प्रेरणा भी मिलती है एक दूसरे से। और हमने आज इस सेशन में जो मैं पर्सनली अनुभव करता हूँ, हमने ऐसी एक एनजीओ मीट 2010 में की थी कांचघर में, हनुमान टोरिया स्थान है, भाई साहब भी थे उसमें। और उस समय 2010 में मैं जितने आज मैं मुखर होकर के आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आयु आप अंदाज लगा सकते थोड़ा कम ही रही होगी। तो उसमें भी ऐसे अनुभव हमको मिले कि जितने भी एनजीओ सामाजिक संगठन कार्य करते हैं ना, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कॉमन, और ये उसके लिए एक पीड़ा होती है, इतना काम करते हैं लेकिन कई बार उतना रिकॉग्निशन आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती। दूसरा हमारा इस चौपाल का जो मुख्य उद्देश्य है कि साथ चले साथ बढ़े, ये भावना है इसके पीछे वसुधैव कुटुंबकम की, जो वसुधा का जो पूरा उद्देश्य है। तो इसको सार्थक बनाते हुए हम ऐसे आयोजनों पर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, और आगे भविष्य में भी हम ऐसे कार्य को गति देते रहेंगे। हमारे बीच में मयूर मेमोरियल ट्रस्ट से गोविंद विशेन जी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं भाई साहब से कि आप आए और हमें वसुधैव कुटुंबकम के साथ जो विवेकानंद केंद्र का यह इनिशिएटिव है, यह हम सबके बीच में जा रहा है, तो उस विषय में अपने विचार रखें जी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम गोविंद बिसेन है। मैं एक शिक्षक भी हूँ। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, मैं गवर्नमेंट शिक्षक हूँ। साथ में एक मेरी संस्था है मयूर मेमोरियल ट्रस्ट, जिसपे हम काम कर रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, पीड़ित मानवता के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बहनों के लिए स्पेशली हम काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हम ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्र में जाते हैं, हम पिछड़े क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। महिलाओं को एक प्रशिक्षण दे रहे हैं बुके फ्लावर बनाने का। हमने देखा जब हम गए बच्चों को, चूंकि मैं पिछड़े क्षेत्र में पढ़ा भी रहा हूँ, तो जब मैं गया तो मैंने देखा कि युवा जो रहते हैं और बच्चे रहते हैं, बच्चे हायर सेकेंडरी के बाद नहीं पढ़ पा रहे, पिछड़े क्षेत्र के बच्चे, अधिकतर ऐसा हो रहा है। तो बड़ी पीड़ा सी हुई, मैंने देखा आखिर क्यों नहीं पढ़ पा रहे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चा कॉलेज जा रहा है तो उसको शहर में आना पड़ रहा है, वहां पे उसके लिए व्यवस्था नहीं है। बहुत होशियार बच्चे रहते हैं, बहुत स्किल्ड, अलग अलग क्षेत्रों में पारंगत रहते हैं, लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब मैंने महिलाओं में देखा है कि महिलाएं बेचारी घर पे ही रहती हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं महिलाएं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वो जाती हैं, शासन की कुछ योजनाएं हैं, उनका लाभ ले रही हैं, वो भी बेचारे जितना उनको मिलता है उसके ज्यादा वो दे देती हैं। अभी जैसे लाडली बहना एक योजना चल रही है शासन की, मैंने देखा कि बहुत सारे उनको 300, 400, 500, 600 रुपए खर्च कर दिए, तब कहीं जाके अब 1000 रुपए जो भी मिलेगा वो शासन की योजना है, वो अलग बात है। हम जो काम कर रहे हैं, हमने देखा कि पिछड़े क्षेत्र में हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि शहर के आसपास में तो काम होता है और बहुत सारी संस्थाएं जाती हैं, पीड़ित मानवता के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन जब आप पिछड़े क्षेत्र में जाएंगे, मैं मध्य प्रदेश के लगभग 40-45 जिले घूम चुका हूं, क्योंकि मैं शिक्षक संघ से भी हूं, और मेरे ख्याल से झाबुआ, मंदसौर, नीमच, यहाँ शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर के आप सिवनी चले जाए, छिंदवाड़ा चले जाए, खिरसाडोल चले जाए, अनेक क्षेत्रों में गया हूं। और वहां पर मैंने जब स्थिति देखा तो बड़ा लगता है कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं। कहीं ना कहीं हम सबको आगे आना चाहिए, और युवाओं के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको कुछ कुछ काम करना चाहिए। अभी मैंने एक योजना चला दिया है, हमने एक बेटी ब्याहो योजना हमने चालू किया है। 21 वर्ष की यदि बेटी होती है तो हम उस बेटी के लिए महिलाओं से बोलते हैं आपको सीखना है, हम कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं जो निःशुल्क है, आपको सीखना है और उस सीखना है, साथ में आपको कमाना है। और आपकी बेटी यदि 21 वर्ष की होती है आफ्टर 3 इयर्स पंजीयन से, क्योंकि हम उनको अपने साथ जोड़ भी रहे हैं,
उनसे कह रहे हैं आपको सीखना है, अन्य महिलाओं को सिखाना भी है, तो हम 1 लाख रुपए का संस्था की ओर से हम उपहार देने की भी हमने एक योजना बनाई है। और ऐसे कार्य बहुत सारे हैं। हर 29 जनवरी को लगभग 200-300 बच्चे, ऐसे युवा बच्चे रहते हैं खमरिया क्षेत्र में, और बच्चों का 29 जनवरी को हम सम्मान करते हैं। जो टॉपर्स बच्चे रहते हैं, पंकज जी जानते हैं कि कई सालों से 2012 से रजिस्टर्ड संस्था है हमारी। उसके पीछे का कारण भी है कि मेरी संस्था का नाम मयूर मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि मयूर मेरा बेटा था, इस दुनिया में नहीं है, उसकी याद में सतत कोशिश है कि ना कि पूरे जबलपुर, ना कि मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे भारत में हमारा प्रयास रहेगा कि हम अच्छे से अच्छे काम कर सके और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कर सके। आप सभी का धन्यवाद, सादर नमन। विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हनुमंतराव जी, विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए सामाजिक बंधुओं, सबसे पहले तो विवेकानंद केंद्र G20 का सदस्य बना है, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मोहन जी ने कहा कि हमारी संस्था वसुधैव कुटुंबकम को लेकर कैसे कार्य करती है, इस विषय में बोलना है। तो हमारा जो ध्येय वाक्य है, सबको शिक्षा सबको भोजन, तो हम इस ध्येय वाक्य में ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। सबको, हमने ये नहीं कहा कि हिंदू को शिक्षा हिंदू को भोजन, हमने ये नहीं कहा कि मुस्लिम को शिक्षा मुस्लिम को भोजन, हमने कहा सबको शिक्षा सबको भोजन। मैं संस्था के बारे में बताता हूँ। 2017 में हम लोग की स्थापना हुई थी। यह घटना ऐसी है, प्रिंसी जैन जो कि उन्ना ग्राम की लड़की है, वो स्कूल पास आउट करके कॉलेज के लिए जबलपुर आती है, तो पाटन बाईपास है, वहां पे देखती है कि कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि कुछ खाने को दे दो, 2-3 दिन से भूखे हैं। वो लड़की जो टिफिन लाती थी, वो टिफिन अपना शेयर करना चालू की, ऐसे आती थी। ये जुलाई माह की घटना है। और 3 महीने शेयर की, फिर उसके मन में विचार आता है कि ऐसे बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं, खाने की इतनी लालसा है क्या, इतना है क्या। तो 9 सितंबर 2017 को गायत्री मंदिर में एक बैठक होती है और ये अपने 2-4 साथियों के साथ मिलकर बैठक होती है और यह तय होता है कि हम साप्ताहिक भोजन वितरण करेंगे। उस समय जो वॉलंटियर्स जुड़े हैं वो रोटियां घरों से मांग के लाते थे और सब्जियां अपने पॉकेट मनी से सब्जी बनाते थे और फिर उसका साप्ताहिक, महीने की शनिवार ऐसा वितरण करते थे। जब हम, और यह कार्य अब 9 सितंबर 2022 से रोजाना चालू हो गया। विक्टोरिया अस्पताल में शाम को 4 बजे भोजन वितरण प्रतिदिन होता है। इसके बाद जब हम उस समय भोजन वितरण करते थे तो दमोनाका और विजयनगर चौक पे करते थे, तो वहां पे कुछ बच्चे ऐसे भिक्षावृत्ति करते थे। तो भिक्षावृत्ति समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। तो हमने उनका इतिहास पता किया कि ये कहाँ के है, कैसे है, और पता चला कि वहां पास में एक नट बस्ती है, नट सेवा बस्ती, वहां के वो लोग थे, वो भिक्षावृत्ति। तो हमारे वॉलंटियर्स ने वहां जाके उनको मोटिवेट किया और उनके लिए क्लासेस चालू की और उनका स्कूल में एडमिशन कराया। ऐसे कार्य किए। इसके बाद हम अभियान चलाते, उस अभियान के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। एक पेन एक प्रतिज्ञा अभियान, यह अभियान शिक्षा से जोड़ के हमने चालू किया। इसमें हम सेवा, यह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी अभियान है। इसके तहत हम लोग बस्तियों में जाते हैं, बच्चों को पेन देते हैं और उनसे शिक्षा के विषय में बातचीत करते हैं। तो हमें पता चलता है कि वह कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं। अभी इस वर्ष की घटना, यह अभियान हम लोग नट सेवा बस्ती में ही चला रहे थे, तो दमोह से एक बालक आया था, 13 साल का बालक था, उसकी 9-8 साल की 3 बहनें थी। वो लोग अभी तक स्कूल में नहीं गए थे। हमने उनके माता पिता से बात की और अब इस सत्र से उनका एडमिशन स्कूल में कराएंगे, ऐसा तय किया है। उसके बाद हमारा एक अभियान है नया सबेरा। नया सबेरा अभियान का तात्पर्य मैंने कि सभी लोग नया सबेरा, ठंड के सीजन में आप लोग देखेंगे कि बाहर सड़क फुटपाथ पे जो लोग सोते हैं, तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी कुकड़ती ठंड में उनके पास कुछ नहीं होता, वो सवेरा नहीं देख पाते। तो हम लोग की टीम रात को 9 बजे के बाद जब सोते हैं तब निकलते और उनको कंबल और ऐसे गर्म कपड़े देते हैं ताकि वो नया सवेरा देख पाए। इसलिए इस अभियान का नाम हमने नया सवेरा रखा है। हमारा तीसरा अभियान है शुभकामना दीप यज्ञ। यह अभियान हम लोग जन्म दिवस या मांगलिक कार्य जो समाज के लोग हैं, वो हमारी जो निःशुल्क क्लास चलती है वहां पे आके बच्चों के साथ मना सकते, कुछ भी देके या ऐसे मना सकते। स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य पर काम करना सभी एनजीओ के लिए आवश्यक है।
क्योंकि किसी देश का विकास तभी होता है जब वहां का नागरिक स्वस्थ हो। तो हमारा कार्य ऐसा स्वास्थ्य पर भी होता है। जब कोई और वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्था इस प्रकार बात करती है कि जब कोई कहने लगे कि सिर्फ मेरी भाषा चलेगी, मेरा धर्म चलेगा, मेरा भोजन चलेगा, मेरी सत्ता चलेगी, तो वसुधैव कुटुंबकम नहीं हो सकता, मेरी संस्कृति चलेगी। पर हम लोग जिस 3 विषय पर काम करते हैं मुख्य रूप से भोजन, शिक्षा और संस्कृति, तो भोजन पे हम लोग यह नहीं देखते कि किस धर्म का है, किस जाति का है, हम सभी को भोजन देते हैं। शिक्षा पे हम लोग यह नहीं देखते कि वह किस जाति का है, किस धर्म का है, हम सभी को अपनी शिक्षा देते हैं। और संस्कृति हम लोग ऐसे कुछ एक कार्यक्रम कराते हैं संस्कृत मंच के माध्यम से, जो कि एक व्यक्तित्व निर्माण के 2 आयाम पहला मंच दूसरा मैदान, ऐसा उसका ध्येय वाक्य हमारा। तो हम लोग सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को उसमें मंच देते हैं। तो हम लोग संस्कृति, किसी भी संस्कृति को नहीं देखते, इसी के तहत हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम मेरी तरफ से। विवेकानंद जी का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन हुआ है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। लेकिन उठना, जागना और लक्ष्य आजकल ये समझना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, स्पेशली युवाओं क्षेत्र के लिए, उनकी एकता के लिए, उनका संगठित होने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं। ये जो मैंने घड़ी पहनी है, ये केसियो की 991W। आप जान के ये विचलित होंगे कि यही घड़ी उसामा बिन लादेन भी पहनते थे। उसामा बिन लादेन एक ऐसे युवा थे जो शिक्षित थे, संगठित थे, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिली, और इसी वजह से 9/11 जैसी टेररिस्ट एक्टिविटी हमने दुनिया भर में देखी। और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। वसुधैव कुटुंबकम जिसमें हम समझते हैं कि हम सब एक परिवार हैं, लेकिन परिवार में जो युवा, जो बच्चा है, उसको कहीं ना कहीं सही दिशा आज के दौर में नहीं मिल रही है। इसलिए हम ऐसी चीजें की न्यूज में देखते हैं जो हमें हमारे दिल दहला देती है। उठना, जागना और लक्ष्य को प्राप्त करना, युवाओं के लिए हमने 2019 में नौजवान एकता संगठन का स्थापना करी, जो कि युवाओं को शिक्षा में सही दिशा देता है, व्यावहारिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देता है उनको। नैतिक शिक्षा इसलिए क्योंकि हमारे युवाओं के आचरण में एक चीज का अभाव है, आपस में एक दूसरे को परिवार मान के रखना। वसुधैव कुटुंबकम भी वही बात कहता है। हमारे कार्य की बात करूं तो हम गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर शिक्षा के जो स्वरूप को है उसको बदलते हैं अपने छोटे छोटे कार्य से। जैसे कि हम निःशुल्क किताबें बांटते हैं, वितरण करते हैं, साथ ही में हम करियर मेला भी लगाते हैं। स्कूलों में जाके बच्चों से बात करके, युवाओं को प्रेरित करके हम करियर मेला लगाते हैं, जिससे कि वो समझे। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो महिलाएं, जो बच्चे गोद लिए जाते हैं, हम उनकी भी देख रखाव भी करते हैं अपने छोटे मोटे प्रयासों से। और इस सब का नतीजा ये है कि आज नवोदय विद्यालय में हमारे पढ़ाए हुए 17 छात्र सफलतापूर्वक चयनित हो चुके हैं। आज भी हम इन्हीं छात्रों को और मार्गदर्शन देने के लिए कार्यरत करते हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है, शिक्षा हम जरूर देते हैं, उनको स्वावलंबित बनाते हैं, उनको एकाग्र करते हैं, लेकिन हम उनके मानसिक तनाव को दूर नहीं कर पाते हैं। हमारे संगठन का दूसरा कार्य जो मैं इंडिपेंडेंटली भी करता हूं, क्योंकि ये आज चौपाल है, तो मैं चौपाल का महत्व इसलिए समझता हूं क्योंकि मैं जेएनयू से पढ़ा हूं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मैं छात्र भी रह चुका हूं, तो बातचीत करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज ऐसा मौका मिला आप सभी के सामने, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने आज मैं हूं, तो मैं समझता हूं आप बातचीत करके एक ऐसी बीमारी का हल जो कि आज के दौर में लोग पीछे छोड़ रहे हैं, वो है मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ को पीछे छोड़ रहे हैं। आज हम लोग समझते हैं कि कोई हमारे सामने खड़ा है, बातचीत कर रहा है, अच्छे पद पे है या फिर खुश दिख रहा है, लेकिन उसके मस्तिष्क में जो चल रहा है वो चीज हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोविड के जमाने ने ये हमें सबको समझाया है कि आप हमेशा अकेले जरूर रहते हैं, लेकिन आप इतने अकेले हो जाते हैं कि आप अपने आप को ही नहीं समझ पाते। इसी के लिए 2020 में सर शायद हमें अप्रत्यक्ष रूप से जानते होंगे, मैं और मेरे दोस्त ने एक आगाज साइकिल यात्रा की शुरुआत की थी। 48 दिन दिल्ली से कन्याकुमारी तक मेरे दोस्त ने
4,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की थी और विवेकानंद केंद्र भी वो आए थे, शुभम सिंह परियार उसका नाम है जी। तो हमारा मेन मकसद था कि जो मेंटल हेल्थ का जो स्टिग्मा है कि ये तो पागल है, इसको दूर रखो, स्पेशली युवाओं में, वो आज इतना बढ़ चुका है कि युवा शिक्षा तो ग्रहण कर लेता है लेकिन सही दिशा में नहीं जा सकता, और दिशा में भी जाता है तो भ्रमित होके कभी कभी आत्महत्या कर लेता है। हमारे पास ऐसे उदाहरण है जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी, इतने बड़े वो हस्ती रहे लेकिन उनने सुसाइड कर लिया। ये हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी। तो यही चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स करते हैं नेशनली, इवन इंटरनेशनली। हम इंटरनेशनल स्टूडेंट से जुड़ के उनको प्रभावित करते हैं कि आप बस एक कार्य कीजिए, आप अपने आपस में जितने भी लोग आप मिलते हैं, सबसे आसान कार्य है उनसे बातचीत कीजिए, प्रेम से बातचीत कीजिए, क्योंकि आप बातचीत करेंगे व्यवहार बढ़ेगा, आप उनकी ऐसी चीजों को समझ पाएंगे जो कि वो अपने माता पिता को तक नहीं समझाता होगा या होगी, या अपने सहपाठी को भी नहीं समझा पाता है, क्योंकि एक ऐसा स्टिग्मा बन चुका है आज की सोसाइटी में, इवन बच्चों से लेकर बूढ़े तक पीड़ित हैं इस चीज से। तो इसलिए जो विवेकानंद जी हमेशा ही कहते थे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, लेकिन उठना जागना ये हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप सब लोग की भी मैं चाहता हूं कि कंधों में ये थोड़ा सा बोझ है कि आप एक दूसरे से बातचीत कीजिए और बच्चों और युवाओं को सही दिशा, सही लक्ष्य क्या है आसान भाषाओं में समझाइए और उनको बताइए कि जीवन में सिर्फ पढ़ना लिखना या फिर कोई नौकरी, सरकारी नौकरी या फिर पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए खुश रहना, आसपास में प्यार बांटना, जीवन को समझना, चाहे आध्यात्मिक रूप से या ना बिना आध्यात्मिक रूप से। तो मेरा आपसे सभी अनुरोध है कि आप सब खुशियां बांटे, एक दूसरे को समझिए और इवन बच्चों को आप उनसे बात कीजिए समझ के और ये मैसेज पहुंचाइए। शुक्रिया। थैंक यू जतिन, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और जो जेएनयू का एक उदाहरण हमारे बीच में एक छवि बनती है, उसमें से एक अच्छा उदाहरण भी मिला है हमें और जबलपुर शहर के लिए हमारे लिए अच्छा उदाहरण है जतिन। प्रिंसी दर्पण रोटी बैंक से आई है अभी, तो एक बार प्रिंसी की तरफ नमस्ते। प्रिंसी आप लेट हो गए, थोड़ा सेशन एंड में चल रहा है तो आप बैठिए। तो जिस प्रकार से युवाओं की मेंटल हेल्थ पे जतिन ने बताया, हर महीने के फर्स्ट संडे को हम युवाओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम शुरू करते हैं जो गायत्री मंदिर पे होता है हर महीने के पहले संडे रविवार को, और उसका उद्देश्य यही है कि संवाद शुरू हो, बात शुरू हो, है ना। तो संवाद बात शुरू होगा तो हम एक मंजिल तक अपनी बातों को शेयर करते हुए पहुंच जाएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। हमारे बीच में राहुल कौर जी हैं जो होली फिजिक्स, एक इनका वसुधैव कुटुंबकम की भावना कैसे सोसाइटी के साथ कनेक्ट होती है उसको साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल बेस से हमारे बीच में शेयर करेंगे। तो राहुल कौर जी। सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं एक होली फिजिक्स एक ऐसा विषय है कि इसमें चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो वैश्विक समस्या हो, चाहे वो कितनी भी छोटी समस्या हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हो या फिर इस समय जो हमारे शारीरिक, मानसिक और बहुत सारे जो हम कहना चाहिए जो डिस्टर्बेंस के बीच में हम जी रहे हैं उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और उसको कैसे हम कम से कम करके उसको हम न्यूट्रल कर सकते हैं, उस विषय पर हम काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इसका पहले मैं परिचय दे दूं आपको। हमारा पूरा लौकिक जगत प्रकृति और संस्कृति से मिलकर बना है। प्रत्येक जीव को जन्म के साथ वसुधा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है और कुटुंब सांस्कृतिक रूप से, अर्थात जैविक रूप से तो हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन सांस्कृतिक विविधता के कारण हमारे कुटुंब अलग अलग प्रतीत होते हैं। अतः हमें सांस्कृतिक विविधताओं के बीच केवल उस एक सूत्र को खोजना है जिसे वैश्विक रूप से सभी संस्कृति अपने हित में सहर्ष स्वीकार करे, और ऐसा तभी संभव होगा जब उस सूत्र में व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक समस्याओं का मूलभूत हल निहित होगा और यह सूत्र विश्व की सभी संस्कृतियों के लिए उनका खोया हुआ एक चिर परिचित होगा।
साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की शक्ति को यदि हमें वैश्विक पटल पर स्पष्ट करना है तो हमें अस्तित्व के प्रत्येक आयामों को बहुत गहराई से समझना और अनुभव करना होगा। यह कार्य सुनने में बेहद कठिन प्रतीत होता है, इसलिए इस कार्य को बेहद आसान बनाने के लिए हमने बिल्कुल नया विषय निर्मित किया है, द होली फिजिक्स। यह विषय धर्म, दर्शन, विज्ञान, गणित जैसे मूल विषयों के संयोजन से मिलकर बना है, जो निश्चित ही भारत के प्रति विश्व की आशा को पूरा करेगा एवं भारत के गूढ़ ज्ञान के प्रति विश्व की आस्था को अभूतपूर्व रूप से आश्चर्यचकित करेगा। ये थोड़ा सा इसका भूमिका थी। अब थोड़ा सा सामान्य तौर पर इस विषय में बता दूं कि अगर हम कुटुंब की बात करते हैं तो कुटुंब में सदस्य भी होते हैं। अब सदस्यों के नाम भी होते हैं, उनकी भूमिका भी होती है और सबका अपना अपना व्यवहार भी होता है। तो जो सबसे पहला इसको हम सामाजिक रूप से थोड़ा ऊपर उठ के देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर कि जो सबसे छोटा सदस्य है हमारे इस वसुधैव कुटुंबकम का, वो है परमाणु। परमाणु सबसे छोटा सदस्य है। परमाणु के बाद बनता है अणु। अणु के बाद बनता है यौगिक। यौगिक के बाद बनता है रासायनिक। इन्हें हम जब तक एक एज अ पर्सन हम अपने कुटुंब में कंक्लूड नहीं करेंगे और इनकी जो ड्यूटीज है उनके अकॉर्डिंग हम चीजों को समराइज करके और इसका एक स्ट्रक्चर नहीं तैयार करेंगे, तब तक वसुधैव कुटुंबकम को हम उस स्तर तक नहीं ले जा पाएंगे जिस स्तर पर हम उन्हें ले जा सकते हैं। तो ये जो हमारा चौथा सदस्य है ये रासायनिक है। उसके बाद आता है तात्विक। उसके बाद आता है वानस्पतिक। देखिए यहाँ पर मैं अभी तक आपने देखा होगा कि जो क्रम विकास का सिद्धांत है तो उसे अभी तक वैज्ञानिक की जगत ने तो स्वीकार किया है, लेकिन धर्म जगत ने क्रम विकास के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। डार्विन का जो सिद्धांत था उसका कारण है कि डार्विन जी ने जो बात कही है वो जन्म के समय के बाद से लेकर मृत्यु के पहले तक की बात है, लेकिन जो सनातन चक्र है, सनातन चक्र में मृत्यु जन्म से पहले का भी पूरा मतलब स्ट्रक्चर है और मृत्यु के बाद का भी स्ट्रक्चर है। वो इसमें हमने तो कोशिश करें कि इसको साइंटिफिकली हम उसको एक्सप्लेन करें ताकि लोगों को समझ में आए। तो इसमें अभी तक हमने क्रम विकास के विषय में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्रम विकास के साथ साथ संक्रमक विकास और विक्रमिक विकास, ये दो चीज दुनिया के लिए एकदम नई चीज है। ये इसके पहले इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो संक्रमिक विकास में हमारे पहले के 4 सदस्य आते हैं, परमाणविक, आणविक, यौगिक और रासायनिक। ये संक्रमिक विकास में आते हैं। इसके बाद से चालू होती है डार्विन जी की थ्योरी क्रमिक विकास। क्रमिक विकास में क्या आता है? मिनरल, यहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, फिर आता है वानस्पतिक, यहाँ इसमें हाइड्रोकार्बन बनता है, फिर होता है जैविक, इससे होता है कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद यहाँ पर हमारा मानसिक होता है। तो ये पूरा मानसिक कैल्शियम कार्बोनेट से हम जो एक बुद्धिजीवी हम बने हैं, यहाँ तक की जो यात्रा है, यहाँ तक आता है डार्विन की थ्योरी। इसके बाद आता है विक्रमिक विकास। विक्रमिक विकास में मानव सभ्यता और संवाद, फिलॉसफी, उसके बाद आता है सांस्कृतिक विषय, कल्चरल, और आखिरी में आता है चेतन। तो इस तरीके से हमने इसको 3 विभागों में विभक्त किया है। तो चेतना से ही परमाणु निकलता है और इन दोनों के बीच में कुछ क्वांटम बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो अभी समय नहीं है बताने का, तो आगे मौका मिलेगा तो और सभी को सादर नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद केंद्र जबलपुर के फाउंडर्स और सदस्यों को कि इतना अच्छा सामाजिक संस्थाओं का ये चौपाल जबलपुर में लगाया और हमें भी सहभागिता करने का मौका मिला। जैसा कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हम भी वर्गीय क्षेत्र में विस्थापितों के बीच में काम करते हैं और मैं खुद विस्थापित हूं। हमारी भी जमीनें बांध से विस्थापित हुई हैं, जैसा कि राहुल भाई अभी बता रहे थे। बाल अधिकारों पर और महिलाओं के मुद्दों पर हमने काम करना शुरू किया था 2009 से,
और ऐसी महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, जो जिनके पास कोई कौशल नहीं है और वो वही अपने पारंपरिक कामों में लगी हुई हैं, ऐसी महिलाओं से हमने शुरुआत की थी। उन्हें कौशल दिया, हुनर दिया और रोजगार के अवसरों से जोड़ा और आज बहुत सारी महिलाएं अपने अपने पैरों पर खड़ी हैं। इसके बाद हमने चाइल्ड राइट्स के मुद्दों को भी इससे जोड़ दिया। हमारे बीच में सभी तरह की संस्थाएं हैं, कोई जानवरों पर काम करते हैं, कोई पानी पर, कोई जंगल पर, कोई जमीन पर, सभी चीजों पर हम लोग कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम का हिस्सा है। वसुधा धरती पर जन्मे हैं, जीव हैं, तो इस धरती का हिस्सा है। और मेरी नजरिए में तो इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म या सबसे बड़ी कोई चीज अगर वो है तो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। इंसानियत से बढ़ के कुछ भी मुझे तो समझ में नहीं आता। आज का जो परिदृश्य, जो सिनेरियो चल रहा है या बनाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है, उस पर हम सभी युवाओं को विशेषकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलने की आवश्यकता है, धरातल पर देखने की जरूरत है। मैं समझता हूं ये मेरे अपने विचार है, जरूरी नहीं है कि आप मेरे विचारों से सहमत हों, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्योंकि हम अगर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम जातियों में, धर्म में बहुत ज्यादा बट रहे हैं। आज मैंने देखा लोगों की नेम प्लेट्स में जातियां लिखी रहती हैं, फलाना, ढिमका, ये वो। तो क्या ह्यूमैनिटी, इंसानियत से बढ़ के तो मैं नहीं समझता कि कोई दूसरी चीज होनी चाहिए। क्योंकि वही हाड़मास दूसरे धर्म जो जातियां बनाई, हमारी व्यवस्था बनाई है, वो वही हाड़मास और वही खून और सारी चीजें एक इंसान के अंदर है। लेकिन हम अगर इन सब चीजों से परे हटकर काम करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी से काम करें, तो मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हम बहुत अलग स्थान अपना बनाएंगे। और मेरा जुड़ाव बहुत शुरू से गायत्री परिवार से भी रहा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र स्वामी विवेकानंद जी के भी कन्याकुमारी भी गया हूं, ब्रह्म कुमारी से भी जुड़ा हूं, तमाम जगह आता जाता हूं, जुड़ता हूं। और मुझे बस यही समझ आता है कि बस इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमें जात, धर्म और तमाम चीजों को किनारे रखकर अपने अपने क्षेत्रों में ईमानदारी से काम करना चाहिए, तभी वसुधैव कुटुंबकम सही मायनों में चरितार्थ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में आज के इस पूरे सेशन को कंक्लूड करने के लिए विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय हनुमंत राव जी हैं। तो इस पूरी परिचर्चा के बाद हमने सब संगठनों की बातों को, विचारों को सुना, जाना, समझा। तो भाई सबसे एक आग्रह है कि हम इसको पूरे सेशन को कंक्लूड करने के लिए मैं माननीय हनुमंत राव जी को निवेदन करता हूं कि आप आए और समाप्त करेंगे पूरे सत्र को। वसुधैव कुटुंबकम, जैसे हम लोग यहाँ जबलपुर का जो कुछ सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटीज, यहाँ हम जैसे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इस वसुधैव कुटुंबकम की जो टैगलाइन, जैसे हम लोग अपना कार्यों में सम्मिलित कर रहे हैं, किया है और कैसे करना चाहिए, और हम अपनी विचारधारा को कैसे सामने रखे हैं, हम सभी के लिए ये गर्व की बात है। जैसे भाई साहब ने बताया, यही वसुधैव कुटुंबकम का शब्द, वाक्य विश्व भर इस सारा सार चलेगा। ये जैसे जबलपुर शहर में ऐसे चल रही है, ऐसे ही भारत में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग नगरों में, अलग अलग पंचायतों में, बस्तियों में, सिर्फ भारत में नहीं है, पूरा विश्व, अलग अलग देशों में, सिर्फ 20 देश नहीं है, सभी देशों में भारतीय सनातन धर्म की उपनिषद वाक्य जो है वसुधैव कुटुंबकम, इस देश की, इस राष्ट्र की नेतृत्व ने पूरा विश्व में एक चौपाल और हर एक मुंह में चलाया। शायद ऐसे लोग भी इसकी चर्चा करेगा जो वसुधैव कुटुंबकम बोल नहीं सकते हैं, ऐसा शब्द नहीं बोल सकते हैं कि एक संस्कृत की शब्द है।
फिर भी उसकी संस्कृति में, उसकी जीवन की परिस्थिति, उसकी व्यवस्था, उसकी व्यवहार में बोल नहीं सकते हैं। शायद ऐसा एक शब्द है, अरे ये शब्द कहाँ का है, इंडिया का है या कहाँ का है, वो 15,000, 20,000, 30, 40 मैंने एक अखंड शाश्वत काल की परंपरा की जो शब्द है, ये आधुनिक समाज में, आधुनिक वर्ष में, पूरा विश्व में भारत की 75 की जो वर्ष, अमृत वर्ष की समय में अपना भारत का नेतृत्व ने इसको पूरा विश्व में एक अद्भुत, सिर्फ एक चर्चा नहीं है लोगों के सामने, इस शब्द की अर्थ, वाक्य की अर्थ हम अपने जीवन में कैसे इसको उपयोग कर रहे हैं, हम इसको अपने जीवन में कैसे व्यवहार कर रहे हैं। हम अभी तक जो जीवन की व्यवहार, कुटुंब की, परिवार, कुटुंब की व्यवस्था में हजारों साल पहले इस भारत का ऋषि मुनियों की जो वाक थी, वसुधैव कुटुंबकम को पूरा विश्व में समझना या इस वाक्य के साथ में जोड़ना और इस वाक्य के साथ में संतुलन करना, इस वाक्य के साथ में तुलना की अवसर इस देश की नेतृत्व ने दिया है। ये बहुत ही अद्भुत अवसर हम सभी के लिए है। ऐसा जो महा उपनिषद में जो दिया गया, मैं शुरुआत में कहा गया, देखिए अयम बंधु अनित्यता च लघु चेतसाम, तो विभिन्नता, विभेदता, द्वंद्वता, द्वैतता, अलगनावाद जो है वो संकुचितवाद है, वो संकीर्णवाद है। और ऐसा संकुचित संकीर्णवाद से ऊपर उठाकर यस पूरा विश्व एक बंधु है। अभी हम जितने भी संगठन अपने सामने बात सामने लगाया है, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हमारा सेवा एक संकुचित है, हमारा सेवा एक संकीर्ण है, हमारा सेवा इसके लिए सीमित है, ऐसे किसी ने कहा नहीं है। हम हाँ ये कह सकते हैं कि इस विशाल सेवा की, इस विशाल अद्भुत आध्यात्मिक विश्व का विराट की जो सेवा जो होती है, विराट की मंगलमय जगत कल्याण, लोक कल्याण, मानव कल्याण, समाज के कल्याण के लिए शायद मेरा जो सीमित शक्ति जो है, मेरा सीमित ऊर्जा है, इस सीमित शक्ति, सीमित ऊर्जा से उस महान विराट की जो पूजा करने में मैं सीमित हो सकता हूं, मगर मेरी विचारधारा सीमित कभी भी नहीं है। सर ये अद्भुत क्या बात है, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा हम सभी लोग, मेरे को बहुत बार आश्चर्य लगते हैं। विवेकानंद केंद्र धन्य है कि इसलिए धन्य है कि ऐसा एक बात सामने लेके, जब सामने बताया था कि ऐसा चौपाल में ऐसा एक संगठनों का सामने लेकर, ये भी अद्भुत है। अभी 4-5 साल से या 10 साल से भी आप देखिए कैसे लोगों को रिकॉग्निशन मिल रही है राष्ट्र के स्तर पर, कैसे लोगों को पूरा विश्व के सामने भारत ने ऐसा लोगों को खड़ा करके पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऐसा कैसे लोगों को ढूंढ कर कहाँ जनजातियां, कहाँ, अरे विश्व के स्तर पर ऑस्कार की जो मिला है उसका गांव कहाँ है यार, किसी को पता ही नहीं। कहाँ तमिलनाडु है, 20वें गांव में कहाँ घुसा हुआ किसी एक पहाड़ों में एक हाथियों के साथ 2 लोग उसको चलाते रहते हैं। ऐसा आदमी को विश्व के स्तर पर खड़ा कर दिया, और उस विश्व के स्तर पर खड़ा किया करने ऐसा वसुधैव कुटुंबकम का नेतृत्व किया आदमी, जाके उसको बोलता है अरे आप भारत का इतना मर्यादा दिया है यार, भारत को गौरवान्वित किया है यार। ये एक श्रृंखला पड़ती रहती है। हम सभी को भी गर्व होना चाहिए और संकल्प रहना है कि भारत जग रहा है। ये अभी भारत सो रहा नहीं है, सोता हुआ, किसी भाई ने कहा उत्तिष्ठता जागृतः प्राप्यवरान निबोधत, कहा है उसके राइज
अवेट स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, ऐसा स्वामी विवेकानंद का वाक्य तथ्य और सत्य बन रही है। इसके लिए भारत का हमारा गर्व है। हम सभी लोग इस वसुधैव कुटुंबकम, आज रात को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बैठक ऑनलाइन में चल रही है, होने वाला है 6:30 बजे। उसमें जब वो नाम देखेंगे, अफ्रीका से कुछ लोग हैं, रोमानिया से कुछ लोग हैं, और न्यूजीलैंड से कुछ लोग हैं, अमेरिका जगहों से कुछ लोग हैं, अलग-अलग लोग हैं। यूएनओ ने भी विवेकानंद केंद्र का जो वसुधैव कुटुंबकम का बात रखाया, वहां में डिस्कशन हुआ। और वहां में जैसे बताया, मैंने हंसी की बात है, ऐसे वसुधैव कुटुंबकम की बात सुने ही नहीं, बोल ही नहीं सकते। ऐसा लोग भी जब बात सुनते हैं ना, ये तो कॉमन है, हमारा परिवार में है, हमारा कम्युनिटी में है, हमारा जाति में है, ये इतना कॉमन बात है। ऐसा एक कॉमन बात पूरा विश्व में गर्व की बात है कि भारत का उपनिषद ने लिखित पूर्वक, संकल्पना पूर्वक उसको घोषित करके अपना नेतृत्व में अपना विश्व के सामने रखा। इसके लिए हम सभी लोगों को गर्व है। विवेकानंद केंद्र जबलपुर की शाखा और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी भी आप सभी को हृदयपूर्वक प्रणाम करते हैं।